हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरएस कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप में टार्सन चैप्टर पर यानी टार्सन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले आपका बहुत सारे प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देख पाए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। चूंकि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो बेस है वो आपका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बेस पर है, मतलब कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस कॉन्सेप्ट का यूज जो होगा वो बहुत सारे जो एग्जाम एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई या यूपी आरबीएनएल जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। यानी यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ आंसर टिक नहीं लगाना है, हम उससे इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टार्सन का 269 क्वेश्चन, क्योंकि यहां से आपका आरएस कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप में स्टार्ट होता है टार्सन। तो देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द शेफ्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शेफ्ट। टेंजेंशियल फोर्स, जैसे सपोज कि हम लोग इस प्रकार से कोई शेफ्ट है और एक टेंजेंशियल फोर्स यहां पर लगाया गया है, इसका रेडियस आर है, तो आप कहते हैं टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, दैट इज द टार्क। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द शेफ्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ शेफ्ट, इसका आंसर जो होगा आपका आंसर आपका ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। यानी क्या होगा इसका आंसर? ट्विस्टिंग मोमेंट, आंसर दिस बी। क्वेश्चन नंबर 270 270 व्हेन द शेफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शेफ्ट विल बी अंडर द। यदि किसी शेफ्ट पर ट्विस्टिंग मोमेंट टार्क लगाते हैं तो उसका प्रत्येक सेक्शन पर क्या उत्पन्न होगा? टेंसाइल, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग। तो कहते हैं जब किसी शेफ्ट पर टार्क लगाते हैं तो उसमें शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी सही है। 271 द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शेफ्ट अंडर द टार्सन। जब इस टार्सन का कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करेंगे तो वहां पर मालूम चलता है कि एक्सिस ऑफ शेफ्ट अथवा पोलर एक्सिस उस पे जो शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो जीरो होता है, यानी कि शेफ्ट के सेंटर में आपका शियर स्ट्रेस का मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 272 द शियर स्ट्रेस एट द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट अंडर द टार्सन। किसी शेफ्ट में यदि हम टार्क लगाते हैं तो आउटर सर्कुम्फ्रेंस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है और सेंटर पर जीरो, और उसका जो वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है। तो कभी कभी वेरिएशन भी आपसे पूछा जाता है। तो आपका यहाँ पर टाउ मैक्स होता है और यहाँ पर टाउ जीरो होता है। जीरो और मैक्स में जो ये वेरिएशन होता है वो किस प्रकार से होगा? वो आपका लिनियर होगा। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 273 द टार्सनल रिजिडिटी। देखिए टार्सनल रिजिडिटी ऑफ द शेफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए। आपके पास टार्सनल स्टिफनेस और टार्सनल रिजिडिटी होता है। तो टार्सनल रिजिडिटी क्या होता है? टार्सनल रिजिडिटी क्या होता है? देखिए G इंटू आई पी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ शियर मॉडुलस एंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम बोलते हैं टार्सनल रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? टार्सनल रिजिडिटी। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? कहेंगे टी अपान आई पी और जी थीटा अपान एल। आप बताइए जी इंटू आई पी का मान जो होगा वो टी एल अपान थीटा होता है। क्या होता है? टी एल अपान थीटा। तो जी इंटू आई पी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? टार्सनल रिजिडिटी। इसका मान टी एल अपान थीटा है। तो बताइए इस आंसर में कहीं पर टी एल अपान थीटा दिया है? नहीं दिया है। तो आप समझिए टी अपान थीटा को क्या बोलते हैं? यदि जी अपान जी आई पी अपान यल कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं टार्सनल स्टेफनेस। क्या बोलते हैं? टार्सनल स्टेफनेस। तो जी आई पी अपान यल करेंगे, जाहिर सी बात है इसमें भी यल से भाग देंगे तो टी अपान थीटा आ जाएगा। मतलब जी आई पी अपान यल का मान टी अपान थीटा है, लेकिन जी आई पी अपान यल को टार्सनल स्टेफनेस कहते हैं। जाहिर सी बात है ये जो आंसर इसमें है सही टी अपान थीटा ये टार्सनल स्टेफनेस का है, लेकिन पूछा गया टार्सनल रिजिडिटी। तो जाहिर सी बात है ये मिसिंग है। आपको यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि टार्सनल स्टेफनेस कितना होता है तभी आप टी अपान थीटा करेंगे। यदि टार्सनल रिजिडिटी आता है तो टी एल अपान थीटा आंसर आपका सही होगा। इस बात का आप एग्जाम के लिए कंफर्म कर लेंगे कि टार्सनल रिजिडिटी जो होता है वो टी एल अपान थीटा होता है। जिस प्रकार से ई आई आप देखते थे फ्लैक्चरल रिजिडिटी है और ई आई अपान एल फ्लैक्चरल स्टेफनेस होता है, उसी प्रकार से जी आई पी आपका टार्सनल रिजिडिटी है और जी आई पी अपान एल आपका टार्सनल स्टेफनेस है, और इसका मान हम लोग उसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर यानी इसमें आपका आंसर टीएल अपान थीटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए शेफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टार्सन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शेफ्ट वेरी। यदि किसी शेफ्ट पर टार्क लगाया जाता है, टार्सन लगाया जाता है, तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है। शेफ्ट वेरी कहाँ से लेकर वेरी करेगा, मिनिमम एट द सेंटर टू मैक्सिमम एट द सर्कुफरेंस। लेकिन मिनिमम नहीं कहना चाहिए, जीरो कहना चाहिए। मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम टू द एट द सर्कुफरेंस, गलत है, जीरो एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द सर्कुफरेंस। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 274 का। क्वेश्चन नंबर 275 देखेंगे, द टार्सनल रिजिडिटी ऑफ ए शेफ्ट इज एक्सप्रेस बाय द टार्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्टिंग ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शेफ्ट। देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ जी इंटू आई पी एंड इट्स वैल्यू इज टी एल अपॉन थीटा। यदि यल का मान 1 हो जाए और थीटा का मान 1 रेडियन हो जाए तो देखिए कह रहा टार्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन, मतलब थीटा 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शेफ्ट क्या टार्क के बराबर होता है। मतलब यल का मान थीटा का मान यदि 1 रख दिया जाए तो क्या इसकी वैल्यू टी होता है, तो कहेंगे बिल्कुल होता है। ऑप्शन ए सही है। देखिए ए वाला क्वेश्चन एकदम करेक्ट दिया है, वहां वाला मिसिंग है। तो जी आई पी इज इक्वल टू यल अपॉन थीटा होता है, लेकिन यल और थीटा की वैल्यू यदि 1 रख दिया जाए तो आपका इसकी वैल्यू टार्क के बराबर हो जाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 276 का देखिए क्या दिया है, फॉर ए शेफ्ट द शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शेफ्ट, मानी टाउ प्रोपोर्शनल टू आर होता है। हम लोग जब थियोरी में आपका टी अपान आई पी टाउ अपान आर जी थीटा अपान यल हम लोग प्रूव कराते हैं द प्योर टार्सन रिलेशन, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन किस प्रकार से होगा, जीरो कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा। तो वहां से टाउ प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यहाँ नहीं ऑप्शन कितना होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 277, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट डायमीटर डी। देखिए हमारे पास 3 अक्ष होता है, जैसे सपोज कि हम लोग बात करते हैं इसका, एक आपका शेफ्ट है, इसमें 3 अक्ष है, ये वाला आपका पोलर, बाकी ये 2 अक्ष जो होता है यहाँ पर, इसका 2 एक्सिस जो होगा वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। तो ये एक आपका, इसको यदि हम जेड जेड मानते हैं, बाकी एक्स एक्स और वाई वाई, तो जाहिर सी बात है आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे परपेंडिकुलर थ्योरम। तो आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई पढ़ा गया होगा, आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और आई आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का मान दोनों का बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 2 इंटू पाई डी के पावर 4 अपान 64 करते थे, और ये कटने के बाद आपका पाई बाई 32 डी के पावर 4 होता था। इसी को हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो जाहिर सी बात है पाई बाई 32 डी के पावर 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 278 देखेंगे, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो शेफ्ट। हॉलो शेफ्ट के लिए जाहिर सी बात है आपका बस सिर्फ आपका पाई बाई 32 ही रहेगा, डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4, आंसर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 279, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, यम अपान आई सिग्मा अपान वाई ई अपान आर एल। गलत है क्योंकि यह प्योर बेंडिंग रिलेशन है। टी अपान जे टाउ अपान आर सी थीटा अपान एल, ये आपका सही है क्योंकि टी अपान आई पी टाउ अपान आर जी थीटा अपान एल होता है। ये आपका टार्सन इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर इसी टार्सन इक्वेशन में देखिए टी अपान आई पी टाउ अपान आर और जी थीटा अपान एल होता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वेशन को एक बार बराबर रखते हैं, अलग कंडीशन आता है, इसको बराबर रखते हैं और इसको बराबर रखते हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट बी पार्ट सी। जब पार्ट ए बराबर पार्ट बी करते हैं तो क्वेश्चन आगे वाला पूछा गया है, करा द टार्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट। इसको सॉल्व करने के लिए टी अपान आई पी बराबर टाउ अपान आर को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आई पी की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू डी बाई 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे। टी बराबर आता है पाई बाई 16 टाउ इंटू डी क्यू। ये फार्मूला के रूप में याद रखिएगा कि टार्क एक सॉलिड शाफ्ट यानी एक डी डायमीटर का शेफ्ट है, उसमें कितना टार्क ट्रांसमिशन होगा, यदि उसका शियर स्ट्रेस टाउ है तो कहेंगे पाई बाई 16 टाउ इंटू डी क्यू आपका ये है। कैसे आता है, टी अपान आई पी टाउ अपान आर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 280 का आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो 280 आंसर बी। अब देखते हैं 281, क्वेश्चन नंबर 281 हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसका ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 281 वाला।
करा टू सॉलिड शाफ्ट ए एंड बी, टू सॉलिड शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, और सेम मटेरियल का मतलब होता है कि दोनों पर उत्पन्न होने वाला प्रतिबल का मान, स्ट्रेस का वैल्यू समान होता है। द शाफ्ट ए इज ऑफ 50 mm डायमीटर एंड बी ऑफ 100 mm डायमीटर। द स्ट्रेंथ ऑफ बी इज एज दैट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए, मतलब स्ट्रेंथ बी और स्ट्रेंथ ए में रिलेशन देखना है और इसके द्वारा आंसर को करेक्ट करना है। हम चाहे तो आंसर इसको तुरंत सॉल्व करके करेक्ट कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा आप देखिएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब दो आपका शाफ्ट है, एक सॉलिड शाफ्ट, टू सॉलिड शाफ्ट ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, ए का डायमीटर 50 mm है, बी का डायमीटर 100 डायमीटर है। तो एक का डायमीटर आपका d है और दूसरे का डायमीटर सपोज कि 2d है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज कि आप जानते कैसे हैं कि सेम मटेरियल का बना, आप फार्मूला बताएंगे, कहेंगे t इज बराबर π/16 टाउ इंटू डी क्यू। ये बताइए आपका एक ए कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है टी प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा। अब बताइए टी बी अपान टी ए बराबर डी बी अपान डी ए, डी बी अपान डी ए का क्यू हो जाएगा। अब बताइए डी बी की वैल्यू कितना है, डी बी की वैल्यू दिया गया है 100, तो 100 अपान 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 टाइम्स हो जाएंगे, यानी टी बी बराबर 8, टी बी इज इक्वल टू 8 टी ए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टी बी इज इक्वल टू 8 टी, 8 टाइम्स हो जाएगा, आपका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टी अपान जे टाउ अपान आर सी थीटा अपान एल, और जे अपान आर को क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मतलब पोलर मॉडुलस होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आई पी अपान आर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आईपी अथवा जे कहते हैं, एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ शाफ्ट टू द आउटर सर्कम्फ्रेंस, इसको आर बोलते हैं, इसी को हम पोलर मॉडुलस कहते हैं। जिस प्रकार से आप आई अपान वाई कहते हैं सेक्शन ऑफ मॉडुलस, जिसको बीम का स्ट्रेंथ बोलते हैं, सेम उसी प्रकार से जे अपान आर भी पोलर मॉडुलस होता है, इस शाफ्ट के स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 283 का देखेंगे, द पोलर मॉडुलस ऑफ द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। अभी आपने बताया पोलर मॉडुलस को हम जेडपी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू आईपी वन आर होता है। यदि सॉलिड के लिए पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईपी निकालेंगे सॉलिड शाफ्ट के लिए और आर निकालेंगे। आईपी की वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 32 डी के पावर 4 अपान कितना हो जाएगा d/2। जब इसको कट करेंगे π/16 डी क्यू हो जाएगा, तो π/16 इंटू डी क्यू हो जाएगा। तो आप ये ध्यान देंगे कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है कि पोलर मॉडुलस पूछा है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के आंसर गलत करके आते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा π/16 डी क्यू हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन देखेंगे, पोलर मॉडुलस आपसे पूछा गया है लेकिन यह आपका हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए। तो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कितना होता है, π/32 और ये होता है डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4। हॉलो के लिए निकालना है और हॉलो के लिए आर कितना हो जाएगा, कैपिटल d/2 हो जाएगा। इसमें हम डिवाइड करते हैं d/2 से, अब d/2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा, बाकी d से दे तो d कटेगा नहीं, पाई कितना बचेगा 16 और कैपिटल डी ऑलरेडी यहाँ पर बचेगा, और टाउ हो जाएगा यहाँ से डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4, यानी π/16 डी टाउ डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4। तो बताइए टाउ तो रहेगा नहीं, चूंकि हम लोग ये टाउ गलत कर रहे हैं, चूंकि आईपी की वैल्यू डायरेक्ट है, आईपी अपान आर करेंगे, π/16 डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4। तो देखिए इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, π/16, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, π/16 टाउ डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 अपान कैपिटल डी, आंसर ए आपका सही, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 285 देखेंगे, द टार्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट ऑफ आउटर डायमीटर डी एंड इनर डायमीटर स्मॉल डी। सॉलिड के लिए आप निकालते थे टी बराबर π/16, ये फार्मूले के रूप में याद कर लेंगे, π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू। हॉलो के लिए निकाला जाएगा तो सेम रहेंगे, बस आपका जो फार्मूला जनरेट होगा ये π/16 के टर्म में ही जनरेट होगा, यहाँ नीचे कैपिटल डी रहेगा और ऊपर आपका डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 रहेंगे। तो इस फार्मूले को किस प्रकार से देख रहे हैं, यानी 285 का क्वेश्चन नंबर 285, जाहिर सी बात है π/16 टाउ, ये आंसर सही हो जाएगा।
टू पाई बाई 16 टाउ डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 अपॉन डी। क्यों? क्योंकि सॉलिड के लिए आप क्या जानते हैं, पाई बाई 16 टाउ इंटू डी क्यू, और हमने बताया इसको आप फार्मूले में रिप्लेस करेंगे स्मॉल डी के पावर 4 और यहाँ पर एक नीचे डी लगा देंगे और ये आंसर आपका सही हो जाएगा, डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 286 देखेंगे, द शेफ्ट रिवॉल्व एट डब्ल्यू रेडियन पर सेकेंड, ट्रांसमिट द टार्क टी न्यूटन मीटर, द पावर डेवलप होता है। पावर का फार्मूला आप जानते हैं, P बराबर होता है 2 पाई एन टी अपान 60, और 2 पाई एन अपान 60 को ओमेगा देखते हैं, ओमेगा इंटू टी न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड यानी वाट हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे और आप आराम से लगाएंगे, इसमें ईएस का भी क्वेश्चन पुटअप होता है। टू शेफ्ट ए एंड बी ट्रांसमिट द सेम पावर, यदि ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। टू शेफ्ट ए एंड बी ट्रांसमिट द सेम पावर, द स्पीड ऑफ शेफ्ट ए इज 250 आरपीएम एंड दैट ऑफ शेफ्ट बी इज 300 आरपीएम। जाहिर सी बात है, दो शेफ्ट, एक की स्पीड 250 है, दूसरे की स्पीड 300 आरपीएम है। शेफ्ट बी हैज ग्रेटर डायमीटर, क्या जिस शेफ्ट का आरपीएम ज़्यादा है उस शेफ्ट का डायमीटर भी ज़्यादा होगा, एक क्वेश्चन कह रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। कह रहा है दोनों का सेम पावर ट्रांसफर होता है। आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, 2 पाई एन टी अपान 60। यदि कह रहा है सेम पावर है तो जाहिर सी बात है एन टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा और T प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन हो जाएंगे। लेकिन अभी अभी जो हम लोग फार्मूला प्रूव किए हैं, पाई बाई 60 टाउ इंटू डी क्यू, और सेम रहेगा तो यहाँ से T प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। लेकिन T प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है, T किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपान एन के। आप यहाँ देखिए कि T प्रोपोर्शनल टू डी क्यू और प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन, यदि n का मान बढ़ाएंगे तो D का मान क्या होगा, कम होगा। तो कभी कभी तो D का मान पूछ देता है, सेम कंडीशन D की वैल्यू पूछेगा तो जाहिर सी बात है D बराबर 1 अपान एन के पावर 1 अपान एन के पावर 1/3 आंसर हो जाएगा। लेकिन हालांकि यहाँ नहीं पूछा गया, बस इतना बताया गया क्या आरपीएम बढ़ने पर डायमीटर बढ़ेगा, नहीं, आरपीएम बढ़ाएंगे तो डायमीटर घटेगा। जाहिर सी बात है, जिस शेफ्ट का स्पीड ज़्यादा होगा उसकी डायमीटर आपका कम आएगा, या ऐसे जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि यदि डायमीटर आपका ज़्यादा है तो आरपीएम कम, यदि आरपीएम ज़्यादा है तो डायमीटर आपका कम। इस फार्मूले से निकालेंगे। तो जो ये बोला जा रहा है यहाँ पर तो कहेंगे फॉल्स है। हम लोग जो कंडीशन देखें वो आप कभी नोट कर लेंगे, कहीं नोट्स में लिख लेंगे, इसके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होता है। 288 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर। टू शेफ्ट ए एंड बी हैव द सेम मटेरियल, द शेफ्ट ए इज सॉलिड ऑफ डायमीटर 100 mm, the shaft B is hollow with outer diameter 100 mm and inner diameter 50 mm. The torque transmitted by the shaft B is shaft A, मतलब B और A में टार्क ट्रांसमिशन दिया गया है, मतलब रिलेशन है, उसके द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसको यदि आंसर टिक लगाना पड़े तो डायरेक्ट आप रट के 15/60 कर लेंगे, लेकिन यदि एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट यदि समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम अपने रूल से बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे पास दो शेफ्ट हैं ए और बी हैं, सेम मटेरियल मतलब दोनों पर स्ट्रेस का मान समान है। शेफ्ट ए सॉलिड है जिसका डायमीटर 100 mm है। मान लेते हैं कि दो शेफ्ट है, एक सॉलिड है दूसरा हॉलो है। सॉलिड का डायमीटर आपका कैपिटल डी और हॉलो का डायमीटर एक का कैपिटल डी और दूसरे का D/2 है। तो देखिए कह रहा है ना कि दो शेफ्ट हैं, ए आपका सॉलिड है जिसका डायमीटर 100 मतलब D, एंड अदर बी हॉलो है जिसका आउटर डायमीटर D है लेकिन इनर डायमीटर कितना है, स्मॉल d। स्मॉल d का मतलब कितना होता है, 50 है। तो पहले हम इसको टार्क लिखेंगे, T बराबर कितना होगा, पाई/16 टाउ इंटू डी क्यू, इसके लिए हो जाएगा। सेकेंड हम लोग हॉलो के लिए देखते हैं, पाई/16 जो हम फार्मूला बताए, पाई/16 इस अपान स्मॉल d, पाई/16 इंटू स्मॉल d टाउ, फार्मूला होता है D के पावर 4 माइनस स्मॉल d के पावर 4, ये फार्मूला आपको याद ही होगा। पाई/16 d टाउ, D के पावर 4 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस D अपान कैपिटल D के पावर 4 हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा तो ये डी क्यू हो जाएगा, तो पाई/16 टाउ इंटू डी क्यू हो जाएगा और इंटू 1 माइनस D अपान D के पावर 4 हो जाएगा। ये TH है, और यदि आप TH अपान TH और TS को देखें
तो π/16 से π/16 कट जाएगा, टाउ से टाउ कट जाएगा, ये डी से डी कट रहा है dq, तो dq यहाँ बच रहा है तो dq कट जाएगा। और हमारा TH/TS क्या होगा, तो TH/TS इधर तो पूरा खत्म हो गया, यहीं बचा है मटेरियल। तो हम फिर से यहाँ लिख देते हैं फार्मूला जो बचा कि TH/TS जो फार्मूला बच रहा है वो बच रहा है 1 माइनस स्मॉल d अपान कैपिटल D के पावर 4 ब्रैकेट में। तो जाहिर सी बात है कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ हो जा रहा है, मतलब 1 माइनस डी अपान स्मॉल d के पावर 4, या कभी कभी क्या होता है कहता है कि कैपिटल D अपान स्मॉल d बराबर k, जहाँ k इज ग्रेटर देन 1। तो कभी कभी k के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो या ऐसे कह सकता है कि d अपान कैपिटल D बराबर k, जहाँ k इज लेस देन 1। तो कभी कभी ये 1 माइनस के पावर 4 कर देगा, जहाँ k बराबर d अपान कैपिटल D। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये एकदम फार्मूला के रूप में दिमाग में बैठा लेंगे कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक सॉलिड शाफ्ट जिसकी डायमीटर d है, हॉलो शाफ्ट जिसकी डायमीटर एक d है, दूसरा स्मॉल d है, उसका DH/DS जो आता है, जो सेम मटेरियल यदि रहेगा जिस पे उत्पन्न होने वाला शियर स्ट्रेस का मान समान होगा, तो ये वाला रिलेशन मिलेगा। अब हम लोग इस फार्मूले में रख देते हैं, मतलब इस फार्मूले में रखेंगे कि TH/TS बराबर 1 माइनस स्मॉल d अपान कैपिटल D के पावर 4। अब इस फार्मूले में रखेंगे कि 1 माइनस स्मॉल d की वैल्यू कितना है 50, कैपिटल D की वैल्यू कितना है 100, 4 करेंगे 1 माइनस 1 अपान 2 का 4, तो जाहिर सी बात है 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15/16। आंसर कितना हो जाएगा 15/। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 289, द स्ट्रेंथ ऑफ द शेफ्ट इज जज बाय द टार्क ट्रांसमिटेड बाय द शेफ्ट। तो जाहिर सी बात है ठीक है, टार्क जितना ट्रांसफर करेगा उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। ऑप्शन जो होगा 289 का ये सही है। अब देखिए 290 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा गया उसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। टू शेफ्ट A एंड B आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। शेफ्ट A इज सॉलिड एंड हैज डायमीटर D। द शेफ्ट B इज hollow with outer diameter D and inner diameter D/2। द स्ट्रेंथ ऑफ hollow shaft। तो जाहिर सी बात है देखिए एकदम सेम वही क्वेश्चन है, एक का आपका D है और दूसरा आपका D और स्मॉल आपका ये था D/2। फार्मूला आप जानते हैं TH/TS 1 माइनस स्मॉल d अपान कैपिटल D के पावर 4, और स्मॉल d का मान कितना है 1 माइनस D/2 अपान D। ये 4 है, D से D कट जाएगा, 1 माइनस 1/16 और 16 यानी 15/16 इसका भी आंसर आ जाएगा। सेम फार्मूले में रखेंगे 15/16 आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 219 का जो आंसर आ जाएगा वो D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 291, टू शेफ्ट A एंड B आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। द शेफ्ट A इज डायमीटर D एंड शेफ्ट B इज डायमीटर D/2। द स्ट्रेंथ ऑफ B, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है कि शेफ्ट A डायमीटर D है, B का डायमीटर D/2 है, तो स्ट्रेंथ B और A में रिलेशन निकालना है। तो डायमीटर यानी जाहिर सी बात है T प्रोपोर्शनल टू क्या होता है D के पावर Q होता है, तो हम लोग TB अपान TA करेंगे, यानी DB अपान DA Q करेंगे। तो DB की वैल्यू यानी कि शेफ्ट जो शेफ्ट B है, A का डायमीटर आपका D है और B का डायमीटर D/2 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हम D/2 करेंगे और नीचे D करेंगे और Q कर देंगे, ये कट जाएगा, 1/2 के पावर 3 होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी 1/8 आ जाएगा। यानी TB अपान TA बराबर 1/8। TB इज इक्वल टू TA अपान 8। TB बराबर क्या हो जाएगा TA अपान 8 हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे 1/8 टाइम्स होगा, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ B इज द 1/8 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ A। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 देखेंगे, व्हेन टू शेफ्ट ऑफ द सेम लेंथ वन ऑफ विच ऑफ द हॉलो ट्रांसमिट द इक्वल टार्क एंड हैव इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस देन दे शुड हैव इक्वल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस किए थे
कि m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड होता था। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू टाउ इंटू जेड पी। यहाँ पर पोलर आपका मॉडुलस है, यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस कहते थे। यदि टाउ का मान समान है, टाउ का मान समान है और टार्क का मान समान है तो जाहिर सी बात है उस केस में पोलर मॉडुलस का मान भी समान होगा। और इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन जानकारी के लिए कि घटता है बढ़ता है किस पर डिपेंड करता है, इसके लिए आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, चूंकि टाउ और टी समान है तो जेड पी का मान भी समान होगा। आंसर जो होगा पोलर मॉडुलस, देखेंगे पोलर मॉडुलस समान है। क्वेश्चन नंबर 293, ये आपका पैरेलल और सीरीज कनेक्शन पर है। सेफ्ट का पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेंगे। यदि आपका सेफ्ट पैरेलल कनेक्टेड है, यदि पैरेलल कनेक्टेड है तो उस केस में आपका t बराबर t1 प्लस t2 होता है, θ1 बराबर θ2 होता है। यदि आपका सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में t1 बराबर t2 होता है और इस केस में θ1 प्लस θ2 बराबर θ होता है। यानी आपका सीरीज में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट वेरी करता है, टार्क समान रहता है, और पैरेलल में आपका टार्क वेरी करता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट समान रहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है 293 का, कर ए सर्कुलर शाफ्ट फिक्स एट ए हैज डायमीटर d फॉर ए हाफ ऑफ द इट्स लेंथ एंड डायमीटर d/2 ओवर द अदर हाफ एज शोन इन फिगर इफ द रोटेशन ऑफ b रिलेटेड टू a 0.1। मतलब दिया है थीटा बी ए की वैल्यू दिया है 0.1 रेडियन। द रोटेशन ऑफ सी रिलेटेड, यानी कि सी ए पूछा गया है, सॉरी सी बी पूछा गया है, रोटेशन ऑफ सी रिलेटेड टू बी पूछा गया है, थीटा सी बी पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है सीरीज में यदि कनेक्शन है तो दोनों पर टार्क समान ट्रांसफर होगा और आप जानते हैं टी अपान आई पी बराबर जी थीटा अपान एल, और आपको टार्क यानी निकाल लेना है टी बराबर जी थीटा अपान एल इंटू आई पी। अब टार्क हम इसके लिए और टार्क इसके लिए दोनों के लिए बराबर कर देंगे, मतलब जी थीटा अपान एल इंटू आई पी इसके लिए, जी थीटा एल इंटू आई पी इसके लिए, दोनों को बराबर करके देखिए क्या होता है। सिंपल सा जी थीटा अपान एल आई पी और जी थीटा अपान एल आई पी, हम लोग एक के लिए हम बोलेंगे इसमें ए बी और यहाँ लिखेंगे ए आपका बी सी। तो देखिए यल दोनों में l/2 करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी जी कट जाएगा। थीटा को हम लोग थीटा बी ए लिखेंगे और इसको π/32 और इसका डायमीटर है d, इस वाले का डायमीटर है d, और इसमें आपका थीटा लिखेंगे बी सी और इसका लिखेंगे π/32 और डायमीटर d/2 का 4। और देखिए कटने वाला है π/32 और d के पावर 4 यहाँ है, d के पावर 4 यहाँ हो जाएगा, यानी इसको हम 16 कर दें और ये हो जाएगा 4, तो एक कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, यानी ओवरऑल यदि हम यहाँ देखा जाए तो थीटा बी ए इज इक्वल टू थीटा बी सी इंटू 1/16, और आपको इस रिलेशन से थीटा बी सी बराबर थीटा बी ए इंटू 16, यानी दिया होगा थीटा, इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.1 दिया है, तो 0.1 इंटू 16 बराबर थीटा बी सी और थीटा बी सी बराबर 1.6 आंसर आ जाएगा। तो आप टार्क दोनों का बराबर कर देंगे, जो जो वैल्यू दिया है उसको रख देंगे, बाकी जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा थीटा बी सी, यानी कि पूछा गया जो पूछा है रोटेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए दिया है, तो रोटेशन ऑफ सी रिलेटिव टू बी आपको वैल्यू, यानी आंसर जो होगा 1.6 आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो हम कॉन्सेप्ट दिए है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पैरेलल और सीरीज कनेक्शन पर क्वेश्चन आता है, और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करवाएंगे। यदि आपका सीरीज में है तो सेम टू सेम टार्क को बराबर कर देंगे, एक एंगल ऑफ ट्विस्ट का मान दिया रहता है, दूसरा निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 294 का देखेंगे, फॉर द टू शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल कनेक्ट होते हैं सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, जब उस पर टार्क लगाया जाता है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इच शाफ्ट विल बी सेम। बताइए जब दो शाफ्ट हमारा पैरेलल कनेक्ट हैं और उस पर ट्विस्ट लगाते हैं तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का मान तो सेम रहेगा, इस शाफ्ट पर क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन टार्क दोनों पर अलग अलग हो जाएगा। जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, नहीं आंसर ए सही है एस।
295 देखिए आपका एप्लीकेशन ही आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको यदि प्रूफ देखना चाहते हैं, आप लेक्चर अटेंड करेंगे, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका रिजल्ट आता है। तो जाहिर सी बात है 290 आपका जो 295 का जो आंसर है 295 का, वो आपका रिजल्ट बेस है, यानी आपको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है। तो कितना हो जाएगा, टाउ स्क्वायर अपॉन 4c, जो इसका आंसर आता है वो टाई स्क्वायर अपॉन 4c आता है, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि टाउ स्क्वायर अपॉन 4c इंटू वॉल्यूम 295, आंसर आपका डी सही है। सिमिलरली आपका 296 का आंसर है द स्ट्रेन एनर्जी, मतलब ऊपर वाला भी स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो रिजल्ट है, और नीचे वाला भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन हॉलो सर्कुलर शेफ्ट आउटर डायमीटर डी इनर डायमीटर स्मॉल डी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। तो हॉलो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी हॉलो शाफ्ट टू द सॉलिड शाफ्ट। तो जाहिर सी बात है हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट में क्या रिलेशन है। देखिए हॉलो शाफ्ट का पहले तो आप स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड शाफ्ट के लिए आपने अभी अभी देख लिया कि सॉलिड शाफ्ट के लिए आंसर टाउ स्क्वायर अपॉन 4c इंटू वॉल्यूम होता है, और हॉलो शाफ्ट के लिए टाउ स्क्वायर अपॉन 4c डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी इंटू वॉल्यूम होता है। जब इसको भाग देंगे टाउ स्क्वायर अपॉन 4c, मतलब जब रेशियो आपसे पूछा जाए, क्योंकि हमने कह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो नहीं भी इसमें दिया है, तो आपका टाउ स्क्वायर अपॉन 4c कट जाएगा। तो आपका जो इस प्रकार से जो रेशियो आएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी, आपका एक तरीके के आंसर के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 297 देखिए, इक्विवेलेंट बेंडिंग और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट पर है। ये भी आपका एक प्रकार का मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से सॉल्व होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला फार्मूला देखने के लिए आप वीडियो को देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से आरएस कुर्मी का ही सॉल्यूशन देख पाएंगे और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 297 का देखेंगे, व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम, देन द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एमई का मान। तो जब इस एमई की वैल्यू सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं आपको। हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो फार्मूला बनता है एक आपका सिग्मा बी लगता है, मतलब और साथ में कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लगता है जो कि इसमें टार्क लग रहा है। बाकी सिग्मा वाई का मान 0 होता है, मतलब सिग्मा एक्स को हम लोग सिग्मा बी कर देते हैं और यहाँ टाउ को हम शियर स्ट्रेस के द्वारा टाउ। तो सिग्मा बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा बी बराबर जो होता है आपका सिग्मा 32m अपॉन पाई डी क्यू, फार्मूले में रखेंगे उसी वाले जो हमें लिखे थे, 16t ये टार्क निकाल लें 16t अपॉन पाई डी क्यू। जब ये रखने के बाद आता है आंसर 297 का, सी आंसर करेक्ट होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बाहर निकालेंगे आदि आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 298 का, व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम, देन द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा। सेम आपका शियर स्ट्रेस वाला फार्मूला अप्लीकेबल होगा 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। यहाँ सिग्मा वाई को हटा देंगे, बचेगा 1/2 अंडर रूट सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। जब सिग्मा बी की वैल्यू और टाउ की वैल्यू रख करके कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा कि ट्विस्टिंग मोमेंट टी का मान जो आएगा वो आ जाएगा टी बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन 298 का ए सही होगा। सिमिलरली आपका 299 पूछा गया, व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। देखिए सिंपल सा आप समझेंगे, सिग्मा बराबर अभी अभी निकाला गया है 32m अपान पाई डी क्यू होता है, और आपसे यदि कह दिया जाए यहाँ पर ये मैक्स लगा दिया जाता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह एम ई है। तो यहाँ से हम एम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो कैलकुलेशन में आ जाएगा, और वहाँ से कटने के बाद जो आएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 16 अपान, चूंकि ओवर 1/2 था आंसर में तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा। और आपसे पूछा गया है नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एम ई की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, तो एम ई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 16 अपान पाई डी क्यू,
16/पाई, जो कि यहाँ से एम ई की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 समथिंग आएगा, 1/2 अंडर इन ब्रैकेट में एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा 16/पाई डी क्यू इन ब्रैकेट में एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 300 का देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? टाउ बराबर जानते हैं 60t/पाई डी क्यू होता है, पाई डी क्यू होता है, और यहाँ जैसे ही मैक्स हो जाता है मैक्सिमम, यहाँ से टी हो जाता है, और टी की वैल्यू कितना रखेंगे? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रख देंगे तो आंसर जो आएगा वो 60/पाई डी क्यू 300, क्वेश्चन नंबर 300 का 16/पाई डी क्यू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 301 देखेंगे, ए शेफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम। If the maximum bending stress is equal to maximum shear stress developed, then the m is equal to। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत तरीके से पुटअप होता है, मतलब ये 3, 4, 5 तरीके से एग्जाम में पुटअप हुआ है, और इस वजह से इस क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बना है। कह रहा है कि मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दोनों बराबर होगा। पहला बेंडिंग स्ट्रेस देख लेते हैं, 32m/पाई डी क्यू। शेयर स्ट्रेस देख लेते हैं 60t/पाई डी क्यू, और कह रहा है सिग्मा और टाउ आपस में बराबर है। कभी कभी सिग्मा अपन टाउ का रेशियो पूछता है, तो सिग्मा टाउ दोनों बराबर हैं तो ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे, हम डायरेक्ट बराबर कर देते हैं। यानी 32m/पाई डी क्यू और 60t/पाई डी क्यू दोनों बराबर हैं। देखिए पाई डी क्यू कट जाएगा, 16 और 2 दूना 32, यानी 2m/t हो जाएगा। पूछ रहा है m का मान कितना हो जाएगा? t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। लेकिन यदि कभी कहता है कि बताइए सिग्मा अपान टाउ का मान क्या हो जाएगा, तो सिग्मा का मान आप जानते हैं 32m/पाई डी क्यू और अपान 60t/पाई डी क्यू, और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा 2m/t। तो सिग्मा अपान टाउ की वैल्यू 2m/t। कभी कभी पूछता है बताइए टाउ अपान सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा t/2m। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप आराम से पढ़ेंगे और इसके द्वारा सॉल्यूशन करेंगे एग्जामिनेशन में। तो ये तो था हमारा आर.एस. कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो। ऑब्जेक्टिव टाइप बुक का टार्सन बेस पर क्वेश्चन था, और एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा हर टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि हर एक टॉपिक टार्सन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपका बहुत सारे फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन और भी इसी प्रकार से और आगे के क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आप शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।